चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं अब 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 के पॉइंट सहकारिता के मूलभूत तत्व। जी, तो सहकारिता को हम पीछे भी एक बार समझा चुके हैं। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात जब एक से अधिक व्यक्ति संगठित होकर अपने लाभ की प्राप्ति के लिए कोई काम करते हैं, कोई संस्था खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो वह सहकारिता कहलाते हैं। तो अब है सहकारिता के मूलभूत तत्व, अर्थात कौन ऐसे चीज है जो इसकी मूल चीज है। तो मैं बता देता हूं, सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व है। ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि इसके सदस्य बनने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं दिया जाता है। इसके सदस्य बनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, वे स्वेच्छा से इसके सदस्य बन सकते हैं, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं रहता है। पहला। दूसरा कि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसके साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, उम्र के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको एक समान समझा जाता है, अर्थात सबका महत्व इसमें एक समान होता है। और सहकारिता के तीसरा जो मूलभूत तत्व है वो महत्वपूर्ण है। सहकारिता में मैंने अभी भी कहा कि सहकारिता वह संस्था है, वह संगठन है जिसमें लोग लाभ कमाने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। लेकिन सहकारिता में एक और चीज भी है। सहकारिता एक ऐसी संस्था है जिसमें लोगों के आर्थिक स्थिति को तो ऊपर उठाने की बात करता ही है, साथ ही साथ उसके नैतिक स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। नैतिक मतलब हो गया उसका कैरेक्टर, अर्थात उसके चरित्र को भी अच्छा बनाया जा रहा है। अगर कोई चोर चिल्लर वाले चरित्र है उसके, तो उसको हटाकर उसको ईमानदार व्यक्ति बनाने का उसको प्रयास किया जाता है। तो शायद सहकारिता के जो मूलभूत 3 तत्व थे उसको मैंने समझाया। क्या इसको समझने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। जी तो एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं समझे। मैं बता रहा था कि सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं। पहला, इसके सदस्य बनने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, लोग स्वेच्छा से इसके सदस्य बनते हैं। दूसरा, इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सबको एक समान समझा जाता है, किसी के साथ उम्र, लिंग, धन इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा, इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के साथ साथ नैतिक स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। जी समझे आप? समझ गए सर। तो और किसी को कोई सस्पेंस है इसमें, किसी भी तरह का दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर सहकारिता एक बार बताइए। मैंने इससे पीछे बताए थे कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति जब मिलजुल कर कोई संस्था स्थापित करते हैं, कोई आर्थिक लाभ के लिए काम करते हैं, तो उसे ही सहकारिता कहा जाता है। जी मूलभूत मतलब सर, मूलभूत मतलब होता है मेन, अर्थात जो उसका मुख्य चीज होता है उसी को कहते हैं मूल। नैतिक स्तर का मतलब? नैतिक मतलब होता है नेचर, अर्थात आपके चरित्र, उसके स्तर को ऊपर उठाया जाता है इसमें। चलिए, तो अब लगते हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके जो 3 मूलभूत तत्व था उसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। पहले ऊपर में 2 लाइन लिखिए सहकारिता के मूलभूत तत्व लिखिए नीचे से। सहकारिता के प्रमुख 3 मूलभूत तत्व हैं। 1 नंबर में, इसके सदस्य बनने के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। 2 नंबर में,
सहकारिता के सभी सदस्य को एक समान समझा जाता है। उनमें जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा नंबर, सहकारिता में लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ इसके नैतिक स्तर को भी सुधारा जाता है। तो इस तरह से आपने सहकारिता के जो मूलभूत तत्व थे उसको आपने समझ गए। अब अगला पॉइंट है आपका भारत में सहकारिता का विकास। जी जी एक बार पेन नीचे रखिए और सुनिए पढ़िए। भारत में सहकारिता का विकास। जी भारत में वैसे तो सहकारिता वाला काम बहुत दिन से हो रहा था, बहुत पहले से ही समाज के लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, समय पड़ने पर एक दूसरे के हेल्प करते थे, साथ ही साथ होकर भी विभिन्न आर्थिक क्रिया को वो किया करते थे जिससे कि उसको लाभ मिलता था। लेकिन मैं बता दूं 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति एक विधान पारित हुआ, अर्थात कह सकते हैं एक नियम बना, और जिसके तहत भारत के गांव या नगरीय क्षेत्र के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते थे। और फिर उसके बाद अर्थात 1904 के बाद भारत में सहकारिता साख समिति की स्थापना तेजी से होने लगा। और फिर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आया मेरे भाई, मैं बता दूं आप लोग को 1919 ईस्वी में यह सहकारिता जो था यह प्रांतीय सरकार का अधिकार में आ गया, अर्थात राज्य सरकार के अधिकार में आ गया। पहले केंद्र सरकार के अधिकार में था, विधान जब बना था, कानून बना था, केंद्र सरकार इसको कंट्रोल कर रहा था। अर्थात कोई भी जो भारत में 10 व्यक्ति मिलकर संस्था स्थापित करते थे तो वह केंद्र सरकार उसको मान्यता देते थे, केंद्र सरकार उसको सहयोग करते थे। लेकिन 1919 ईस्वी में जब यह नियम बना, 1919 ईस्वी में यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया और राज्य सरकार अब वर्तमान समय में सहकारिता साख समिति को मान्यता देते हैं और उसको ऋण से संबंधित सुविधा प्रदान करते हैं। तो शायद आप सहकारिता जो भारत में विकास किया उसको समझ गए होंगे। अगर इसको लेके आपके मन में कोई डिस्कस करने का व्यू है तो कर सकते हैं। जी नहीं समझे सर, आजाद से पहले का विकास इसमें करा गया है। हाँ क्या कहें सर, आजादी से पहले से इसका विकास बताया गया है। 1904 हुआ तो आजादी से पहले नहीं हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ जी, तो आजादी से पहले नहीं हुआ। कहने का वो आप कहने का चीज वो समझ रहे हैं ना कि जब 1904 में इसका विधान पारित हुआ तो आजादी से पहले ना 1904 है। सर समितियां का मतलब क्या होता है? डिस्कस करके तो टाइम ही ना बर्बाद करते हैं जी। समितियां का मतलब? समिति मतलब होता है कि 2-4 आदमी मिलकर कोई संस्था जो स्थापित करता है तो समिति हो गया। संघ का मतलब क्या होता है सर? अंजाम देने के लिए जो लोग संगठित होते हैं उसको भी समिति कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, लिखिए भारत में सहकारिता का विकास 1904 ईस्वी में
शुरू हुआ। पहली बार भारत में 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ और उसके बाद तेजी से सहकारिता साख समिति बनने लगी। इसके तहत कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते थे। पैराग्राफ चेंज। 1919 ईस्वी में सहकारिता साख समिति प्रांतीय सरकार अर्थात राज्य सरकार के अधिकार में आ गया और उसके बाद अर्थात वर्तमान में बिहार ही नहीं सभी राज्यों में इसका विकास तेजी से हो रहा है। तो इस तरह से आपने भारत में जो सहकारिता का विकास हुआ उसके संबंध में जाने। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्वयं सहायता समूह। जी, इसको भी पहले आप लोग सुन लीजिए। स्वयं सहायता समूह। स्वयं मतलब होता है खुद, सहायता मतलब होता है कि सहयोग करना और समूह मतलब होता है एक से अधिक लोगों का जो संगठन होता है उसी को समूह कहा जाता है। तो वर्तमान समय में भारत में स्वयं सहायता समूह पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें सरकार भी सहयोग दे रही है। इसके तहत कोई भी 15 से 20 व्यक्ति मिलकर एक समूह बना सकते हैं और वह समूह सरकार से लघु ऋण ले सकते हैं और लघु ऋण लेकर विभिन्न तरह के उत्पादन कर सकते हैं और उस उत्पादन से पैसा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। और आज तो हमारे समाज के बीच खास करके महिलाओं का ये समूह बन भी रहा है और बना भी है। इससे महिला को लाभ भी मिल रहा है। हम सीधा सीधी कर देंगे कि स्वयं सहायता समूह जो सक्रिय हुआ है उसमें महिलाओं को ज्यादा लाभ मिला है, महिलाओं को ज्यादा समझने की, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की मौका मिला है। तो शायद इसको आप लोग समझ गए। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो आप इस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, सहायता मतलब सहयोग करना मतलब। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।